Assalamu alaikum everyone. How are you all? So guys, let's begin our today's lecture regarding current affairs. और हमें आज करंट अफेयर्स में कुछ नए टॉपिक्स पढ़ने हैं और हम शुरू करेंगे आज ग्लेशियर लेक से पेज नंबर 63. ओके, सो लेट मी गेट डाउन टू पेज नंबर 63. ये हो गया आपका एनवायरनमेंट. तो एनवायरनमेंट हमने लास्ट लेक्चर में शुरू किया था, एथेनॉल ब्लेंडिंग वगैरह पढ़ा था, और आज हम ये टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज द ग्लेशियर लेक एटलस ऑफ गंगा रिवर बेसिन. ओके, नाउ गंगा रिवर बेसिन में आपका जो गंगा का रिवर है, वहाँ का जो पूरा उसका बेसिन है, फाइन, वहाँ पर कौन कौन सा ग्लेशियर लेक है. अब आपको पहले ही सवाल आएगा, ये ग्लेशियर लेक होता क्या है. ग्लेशियर लेक आपका सिंपली कंसिडर किया जाता है जब आपका किसी माउंटेनियस रीजन में या किसी भी जगह पर जहाँ पर ग्लेशियर्स होते हैं, वहाँ से पानी कभी गर्मी की वजह से या जो भी अभी सिस्टम्स हो रहे हैं, जब सीजन चेंज होता है, गर्मी का मौसम आता है, उसकी वजह से पानी जो है रन ऑफ करके एक ग्लेशियर एक लेक जैसा बनाता है. फाइन, उन उस ऐसे वाटर मासेस को जहाँ जो जिसके साथ ग्लेशियर की के साथ जिसका एक लिंकेज हो, चाहे वो ग्लेशियर के फ्रंट से हो, चाहे वो ग्लेशियर के साइड से हो, चाहे उस उसके सराउंडिंग्स में हो कहीं पर, और उसका ग्लेशियर के साथ ही एक प्रोसेस उसका हो, तो ऐसे लेक को, ऐसी वाटर बॉडी को हम कहते हैं ग्लेशियर लेक. फाइन, अब ग्लेशियर लेक का रिसेंटली एक एटलस बनाया गया है, यानी पूरी उनकी मैपिंग की गई है कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा ग्लेशियर लेक है, ज्यादा कहाँ पर है, कम कहाँ पर है. तो ये पूरा एटलस कौन से वाले ग्लेशियर लेक्स के लिए बनाया गया है, उन सारे ग्लेशियर लेक्स के लिए जो गंगा रिवर बेसिन में है. फाइन, तो गंगा रिवर बेसिन का अभी मैं आपको मैप दिखाता हूँ. उस पूरे गंगा रिवर बेसिन में कहाँ कहाँ पर ग्लेशियर लेक्स है वो सारे देखिए, ये गंगा रिवर बेसिन है. अब ये गंगा रिवर बेसिन से यहाँ से आप देख रहे हैं, ये मेजॉरिटी इसका पोर्शन उत्तराखंड में आता है, हिमाचल में थोड़ा सा पोर्शन है, फिर उत्तराखंड में मेजॉरिटी पोर्शन है, फिर ये सिक्किम तक जाता है. तो ये पूरा एरिया आपका गंगा रिवर बेसिन है. इस पूरे बेसिन को हमने छोटे छोटे सब बेसिन्स में डिवाइड किया है. किसमें? सब बेसिन्स में डिवाइड किया. ये एक सब बेसिन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 10वां, 11वां, फाइन, ऐसे करके हमने इसमें 11 सब बेसिन इसमें रखे हैं. कौन कौन से सब बेसिन? 11 सब बेसिन. एक है आपका भगमती, गंडक, घाघरा, कमला, कोसी, लोअर गंगा, रामगंगा, रप्ती, सरदा, अपर गंगा, यमुना. ये सारे याद नहीं रखने हैं, कोई सवाल नहीं आएगा यहाँ से. बस आपको रखना है याद कि हमने जो ग्लेशियर लेक, हमने जो गंगा रिवर बेसिन है, गंगा रिवर बेसिन में हमने 11 सब बेसिन्स बनाए हैं, 11 डिविजन्स किए. फाइन, अब उन 11 डिविजन्स की पूरी तरीके से मैपिंग हुई है कि इसमें इसमें ज्यादा ग्लेशियर लेक्स कहाँ पर है, ग्लेशियर लेक्स कहाँ पर है, कौन कौन सा ग्लेशियर लेक है, बिकॉज ग्लेशियर लेक की भी अलग अलग टाइप्स है. अब क्योंकि अब ये रिसेंटली एटलस बनाया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने ये काम किया. अब मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने जो ये एटलस बनाया है ग्लेशियर लेक्स का इस पूरे गंगा रिवर बेसिन में, उसके लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है. अब गंगा ग्लेशियर लेक्स पे सवाल आ सकता है, गंगा रिवर बेसिन पे सवाल आ सकता है, कहीं से भी सवाल उठा के दिया जा सकता है, बिकॉज ये टॉपिक न्यूज में है. फाइन, तो आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है करंट से लिंक करके पढ़ना है. तो करंटली recently what happened is Ministry of Jal Shakti has released an atlas of glacier lakes. किसका? Glacier lakes का atlas बनाया, that are part of Ganga River Basin. Fine, अब ये एटलस जो है, इट इज ब्रॉट आउट अंडर नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट. ये जो एटलस बनाया गया है, जो जिसको रिसेंटली रिलीज किया गया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, इसको कौन से प्रोजेक्ट के अंदर रखा गया है? नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट, NHP, नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट. और इस प्रोजेक्ट के तहत ये जो एटलस बनाया गया है, जिसमें हमने पूरे ग्लेशियर लेक्स की जो मैपिंग की है, इसमें हमने ये मैपिंग कौन से डेटा का इस्तेमाल करके ये मैपिंग की है? तो हमने सैटेलाइट डेटा का इस्तेमाल किया है. तो इसरो ने जो सैटेलाइट भेजी थी, रिसोर्स सैट 2 जो सैटेलाइट है इसरो की, रिसोर्स सैट 2 का डेटा इस्तेमाल करके हमने इसकी मैपिंग करी है. फाइन, मैपिंग करी है जिसमें हमने वो ग्लेशियर लेक्स जिसका एरिया 2.25 हेक्टर से बड़ा है, उन्हीं को हमने मैपिंग करा है. फाइन, ये हो गई न्यूज. तो आपको समझ आ गई कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने ग्लेशियर लेक्स पर ये मैपिंग कराई है, और गंगा रिवर बेसिन के ग्लेशियर लेक्स है, इसको हमने NHP के अंदर रखा है, और हमने रिसोर्स सैट 2 का डेटा इस्तेमाल किया है. ये तो हो गई न्यूज.
अब न्यूज से हमें बेसिक्स भी पढ़ना इंपॉर्टेंट हो गया। आपको बेसिक्स क्या क्या पता होनी चाहिए, एनएचपी क्या होता है, ग्लेशियर लेक क्या होता है, गंगा रिवर बेसिन क्या होती है, कहीं से भी सवाल आ सकता है। तो एनएचपी क्या है भाई? एनएचपी आपका एक प्रोग्राम है, एक प्रोजेक्ट है, नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट। ये भी किसके मिनिस्ट्री के अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। बहुत बार ऐसे सवाल आते हैं कि वो गलत मिनिस्ट्री आपको दे देंगे और आपको वहां पर बताना है कि ट्रू है या फॉल्स। फाइन, कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, करेक्ट है, इनकरेक्ट है। तो एनएचपी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एम्स टू इम्प्रूव, ये प्रोजेक्ट करता क्या असल में? इट एम्स टू इम्प्रूव एक्सेसिबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन, यानी वाटर रिसोर्सेज कहाँ कहाँ पर है हमारे पास, उस वो इंफॉर्मेशन की का एक्सटेंड बनाना, उसकी क्वालिटी बढ़ाना, उसकी इंफॉर्मेशन को एक्सेसिबल बनाना, ये सारे रीजंस है जिसके लिए हमने ये नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट लेकर आए। फाइन, अब इससे क्या होगा? इससे हमें स्ट्रेंथन होगी हमारी कैपेसिटी टू टारगेट दीज वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन। ठीक है, हमारे पास ये वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस है इंडिया में जो वाटर रिसोर्सेज की मैनेजमेंट का काम करते हैं। जब आपको ये डेटा यहाँ से मिलेगा, जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलेगी, उस इन्फॉर्मेशन से हम इन वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं। फाइन, सो ये एनएचपी का मकसद है। तो अंडर एनएचपी, नेशनल रिसोर्स सेंसिंग सेंटर, एनआरएससी, नेशनल रिसोर्स सेंसिंग सेंटर जो इसरो के अंदर आता है, ये एनएचपी में, अंडर एनएचपी, ये जो एनआरएससी है, इट इज कैरिंग आउट द हाइड्रोलॉजिकल स्टडीज। तो क्वेश्चन अगर आएगा कि नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के अंदर कौन सा ऐसा सेंटर है जो हाइड्रोलॉजिकल स्टडीज कैरी आउट करता है, वो सेंटर कौन सा है? वो इसरो का सेंटर है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। फाइन, और यही जो है सैटेलाइट डेटा का इस्तेमाल करके, जियो स्पेशल टेक्निक्स का इस्तेमाल करके इस पूरे डेटा को इकट्ठा करता है। लेट्स वेट फॉर 2 मिनट्स, अजान हो रही है। Just let's take a pause of 2 minutes, okay? चलिए तो एनएचपी में कौन सा ऐसा सेंटर है जो ये काम करता है, हाइड्रोलॉजिकल स्टडीज करता है? वो है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, और ये इसरो का सेंटर है। फाइन, यही सैटेलाइट डेटा इस्तेमाल करता है। अब हमने देखना है ये एनएचपी तो देख लिया, अब ग्लेशियर लेक्स भी समझ लेते हैं। तो मैंने आपको बताया, इट्स अ वाटर मास एग्जिस्टिंग इन अ सफिशिएंट अमाउंट
इसमें अच्छा खासा अमाउंट होना चाहिए वाटर का, फाइन, और इट हैज टू बी इट हैज टू बी अंडर और बिसाइड और इन फ्रंट ऑफ अ ग्लेशियर, फाइन। सो इसमें जो है ग्लेशियर के साथ में ये लेक होता है आपका छोटा सा लेक। एज ग्लेशियर रिट्रीट, अब देखिए ये आपका यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल एक माउंटेनियस रीजन है जहाँ पर अब ग्लेशियर बन चुका है एक तरीके से। अब यहाँ से जब वाटर बनता है तो यहाँ पर एक छोटा सा आपका ग्लेशियर लेक बनता है, फाइन। अब इस ग्लेशियर लेक में धीरे धीरे जब जब ये पानी जो है नीचे आने लगता है यहाँ से, तो पानी जब नीचे आता है तो अपने साथ साथ छोटे छोटे मोरेन्स भी डेवलप करता है, फाइन, मोरेन्स भी डेवलप करता है। मोरेन्स क्या होते हैं? छोटे छोटे पेबल्स होते हैं जो इस पूरे ग्लेशियर लेक के अराउंड बनने लगते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, एक डैम जैसा बन जाता है और आपका पानी अंदर स्टोर रहता है। तो एक पानी आपका अंदर है ऐसे, और पानी के अराउंड इसको इस जगह पर जमा रखने के लिए एक 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 बाउंड्री जैसी बन जाती है। ये बाउंड्री आपके छोटे छोटे पेबल्स से, रॉक से बनती है, जिनको हम मोरेन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मोरेन्स। कभी कभार ये बाउंड्री मोरेन्स की होती है, कभी कभार ये बाउंड्री आइस की होती है, यानी किसी ग्लेशियर की ही बाउंड्री होती है, और किसी ग्लेशियर की बाउंड्री के बीच में ही ये वो ग्लेशियर लेक बन जाता है, फाइन। तो ये अलग अलग आपके ग्लेशियर लेक्स हो सकते हैं। जो मोरेन जिसके अराउंड होंगे, फाइन, उसको हम मोरेन ग्लेशियर लेक कहेंगे। जिसके अराउंड आइस होगा तो उसको हम आइस ग्लेशियर लेक्स कहेंगे। इस तरीके से ग्लेशियर लेक्स अलग अलग होते हैं। तो ये जो आपका है ये आइस डैम भी हो सकता है, आइस डैम भी हो सकता है, या फिर ये मोरेन्स भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? मोरेन्स भी हो सकते हैं, फाइन। अब ये मोरेन्स हो या आइस डैम हो, ये इतने ज्यादा कमजोर होते हैं, ये जो बाउंड्री है जिस जो ना इस पूरे लेक को सराउंड कर रही है, जो इस पानी को अंदर जमा रख रही है अंदर, अब इसकी जो ये बाउंड्री है ये इतनी ज्यादा वीक और कमजोर होती है कि हल्के से भी अगर इसमें पानी ज्यादा आ गया, ये जो है पानी इस बाउंड्री को पार करके निकल जाएगा, फाइन। और जैसे ही ये लेक से पानी निकलना बाहर करेगा, डैम को तोड़ के ये पानी यहाँ से बाहर निकलेगा, तो एकदम से पानी बाहर निकलेगा और एक आउटबर्स्ट हो जाएगा पानी का, एक फ्लड जैसा डेवलप होगा, जिसको हम कहते हैं ग्लॉफ, जिसको हम कहते हैं ग्लॉफ। तो क्वेश्चन में आ सकता है व्हाट इज ग्लॉफ? ग्लॉफ इज ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, फाइन। तो ये आपका हो गया ग्लॉफ। सो ग्लॉफ क्या है? ग्लॉफ सिंपली है आपका, जब आपका ग्लेशियर लेक से पानी अपने डैम को तोड़कर बाहर आ जाता है तो एकदम से एक आउटबर्स्ट होता है फ्लड का, जिसको हम ग्लॉफ कहते हैं, फाइन। तो ग्लेशियर लेक में ग्लॉफ का कॉन्सेप्ट भी आपको याद रखना है। अब गंगा रिवर बेसिन के बारे में पढ़ते हैं। तो गंगा रिवर बेसिन कहाँ कहाँ पर है? गंगा रिवर बेसिन जो है इट एक्सटेंड्स ओवर सेंट्रल हिमालय से निकलते निकलते नेपाल, फिर तिब्बत जो चाइना में है, और बांग्लादेश, ये इन कंट्रीज को टच करता है। तो क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकता है, विद रेफरेंस टू द गंगा रिवर बेसिन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट एक्सटेंड्स ओवर हिमालयाज इन इंडिया, देन नेपाल एंड तिब्बत एंड बांग्लादेश। आपको बोलना है करेक्ट इनकरेक्ट, तो इस तरीके से सवाल आ सकता है। दूसरा, इस गंगा रिवर बेसिन में 9 ऑफ द 14 हाईएस्ट पीक्स इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया में जो 14 हाईएस्ट पीक्स है आपके, उसमें से 9 गंगा रिवर बेसिन में है। आपका माउंट एवरेस्ट भी इसी के अंदर है। यानी 9 जो है ये 8000 मीटर से बड़े बड़े, 8000 मीटर से ऊंचे ऊंचे आपके हाईएस्ट पीक्स है जो इस गंगा रिवर बेसिन में। सो 14 में से 9 दुनिया के सबसे हाईएस्ट पीक्स इसी गंगा रिवर बेसिन में है, फाइन। जैसे आपके कंचनजंगा है, मकालू है, चोयू है, आपका मानसलू है, अन्नपूर्णा है, ऐसे ही आपके अलग अलग पीक्स है दैट आर ओवर 8000 मीटर्स। उसके बाद इस एटलस में मैंने बोला आपको गंगा रिवर बेसिन को हमने 11 सब बेसिन में डिवाइड किया है, जिसके नाम मैंने आपको ऊपर बता दिए थे, फाइन। नीचे आते हैं, इस एटलस में कुछ की फाइंडिंग्स देखते हैं। इसमें उन्होंने कहा कि ग्लेशियर लेक्स आर आइडेंटिफाइड इन 9 डिफरेंट टाइप्स मेजरली ग्रुप्ड इनटू 4, यानी हमने ग्लेशियर लेक को अलग अलग टाइप्स में, अलग अलग ग्रुप्स में, कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक है मोरेन डैम ग्लेशियर लेक, जो मैंने आपको ऑलरेडी कहा, ये ऐसा ग्लेशियर लेक है जिसकी बाउंड्री मोरेन्स की बनी होती है, फाइन, मोरेन्स, फाइन, मोरेन्स। दूसरा हो गया आइस डैम्ड, जिसके अराउंड आइस होगा, आइस का डैम होगा, तो वो आपके आइस डैम्ड हो गए। फिर इन्होंने ग्लेशियर के इरोजन के बारे में भी इसमें एक कैटेगरी बनाई है कि किस किस ग्लेशियर लेक में इरोजन हो रहा है, एंड फाइनली अदर ग्लेशियर लेक्स कौन कौन से हैं, फाइन। दीज आर द 4 कैटेगरीज इन दिस एटलस। और इसमें टोटल कितने ग्लेशियर लेक्स की मैपिंग की है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी 4707 लेक्स की मैपिंग हुई है, फाइन। तो इसमें कुछ की स्टडीज देखते हैं। की स्टडीज क्या है? की स्टडीज ये है कि आपके लेक्स जो 5 हेक्टेयर से बड़े बड़े लेक्स है,
वो लगभग आपके 76.8% ऑफ द टोटल लेक एरिया बेसिन का कवर करते हैं, ठीक है। यानी 76% जो टोटल बेसिन का एरिया है दैट इज कवर्ड अंडर ग्लेशियल लेक्स दैट हैव 5 हेक्टेयर्स मोर देन 5 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड फाइन एरिया। उसके बाद आपको दूसरा याद रखना है कि आउट ऑफ 11 सब बेसिन्स 6 सब बेसिन्स कंटेन ग्लेशियल लेक्स विच आर प्रेडोमिनेंटली इन कोसी सब बेसिन फॉलोड बाय घाघरा सब बेसिन। यानी जो आपने पूरे गंगा रिवर बेसिन के 11 डिविजन्स किए हैं उसमें से 6 ऐसे सब बेसिन्स है जहां पर सबसे ज्यादा ग्लेशियर लेक्स हमें मिलते हैं। सबसे ज्यादा ग्लेशियर लेक्स हमें वही 6 में मिलते हैं, जिसमें से सबसे टॉप पर इन 11 सब बेसिन्स में सबसे टॉप पर कौन सी ऐसी सब बेसिन है जहां पर सबसे ज्यादा ग्लेशियर लेक्स होंगे? वो क्या है? कोसी सब बेसिन, फाइन। उसके नंबर 2 पे घाघरा सब बेसिन। और सबसे ये पूरे ग्लेशियर गंगा रिवर बेसिन में कौन सा ऐसा सब बेसिन है जिसमें सबसे कम ग्लेशियर लेक है? वो है आपका मिनिमम ग्लेशियर लेक्स कहां पर है? यमुना सब बेसिन में, फाइन। यमुना सब बेसिन, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो यमुना सब बेसिन में सबसे कम ग्लेशियर लेक्स है और सबसे ज्यादा कहां पर है? कोसी सब बेसिन में, फाइन। उसके बाद ग्लेशियर आइस डैम्ड लेक, यानी इन 11 सब बेसिन्स के अंदर कौन सा ऐसा सब बेसिन है जहां पर आपको आइस डैम्ड ग्लेशियर लेक मिलेगा? आइस डैम्ड ग्लेशियर लेक मिलेगा, फाइन, जिसको हम ग्लेशियर आइस डैम्ड ग्लेशियर लेक भी कहते हैं। तो आइस डैम आपको एक ही जगह पर मिलेगा और वो है आपका गंडक सब बेसिन। गंडक सब बेसिन, फाइन। तो गंडक सब बेसिन इज द ओनली सब बेसिन ऑफ गंगा रिवर बेसिन वेयरइन यू विल गेट योर आइस डैम्ड ग्लेशियर लेक, ओके। उत्तराखंड शेयर्स इस पूरे गंगा रिवर बेसिन में उत्तराखंड 93% का एरिया लेता है और हिमाचल प्रदेश 6.5% का। और इन्होंने जो मैपिंग करी है इन सारे ग्लेशियर लेक्स की, तो हर एक ग्लेशियर लेक को अपना अपना आईडी मिलेगा जिसमें 12 अल्फा न्यूमेरिकल लेटर्स होंगे, इसमें अल्फाबेट्स भी होंगे और न्यूमरल्स भी होंगे। तो 12 आपके अल्फा न्यूमेरिक डिजिट्स होंगे और लेटर्स होंगे। और ये आईडी एक आधार की तरह इनको भी एक ग्लेशियर लेक आईडी मिलेगा जहां पर उनकी सारी इंफॉर्मेशन हमने स्टोर कर रखी होगी। सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग का। अब ये ऑर्गेनिक फार्मिंग इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर मीन्स पर्सपेक्टिव, बट इसमें प्री के लिए या एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी हमें बहुत सारे मिल सकते हैं, कुछ फैक्ट्स हमें पढ़ने हैं, फाइन। तो सबसे पहला, व्हाई इन न्यूज? ऑर्गेनिक फार्मिंग न्यूज में क्यों है? न्यूज में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसका स्कीम का नाम है LAC। LAC क्या हो गया? लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन। लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन, ये LAC स्कीम किसके अंडर आती है? ये PGS इंडिया एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, ये उस प्रोग्राम के अंदर ये LAC स्कीम आती है। PGS क्या हो गया? पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम, ठीक है। तो PGS इंडिया के अंदर आपको सब समझ आएगा, बस आप सुनो पहले मेरी बात। PGS इंडिया के अंदर एक स्कीम है जिसका नाम है LAC स्कीम, लार्ज एरिया सर्टिफिकेट स्कीम, जहां पर हम क्या करते हैं? एक पर्टिकुलर एरिया को, एग्रीकल्चरल लैंड को हम सर्टिफिकेशन देते हैं। कि सर्टिफिकेशन किसके लिए दी गई है? कि आप जो है ऑर्गेनिक कल्टीवेशन कर रहे हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग सर्टिफिकेट कर रहे हो, फाइन। ऑर्गेनिक फार्मिंग की सर्टिफिकेट दी जा रही है। और रिसेंटली अंडमान एंड निकोबार में 14,000 हेक्टर्स को हमने ये सर्टिफिकेट दी कि इन 14,000 हेक्टर्स में क्या हो रहा है? ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है और उनको ये सर्टिफिकेट मिल चुकी है, फाइन। अब सवाल ये है, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है? LAC क्या होता है? PGS इंडिया क्या है? ये अब बेसिक्स के सवाल है। करंट में आपको न्यूज क्या थी वो समझ आ गई। न्यूज ये है कि अंडमान और निकोबार में 14,000 हेक्टर्स को हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग वो जो कर रहे थे वहां पर, उनके लिए हमने उसको सर्टिफिकेट दी। सर्टिफिकेट किस स्कीम के तहत दी? LAC, लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन स्कीम के तहत। और वो कौन से प्रोग्राम के अंदर आता है? PGS इंडिया प्रोग्राम के तहत, जिसका नाम है पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम इंडिया। अब आपका सवाल है ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, वो हम नीचे देखेंगे, फाइन। पहले हम LAC देखते हैं, LAC क्या है। अब देखिए, सबसे पहले हम जो फार्मिंग का हमारा कॉन्सेप्ट है वहां पर हम पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं। एंड वी नो कि इसकी वजह से प्लांट में काफी टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है और वो ह्यूमन हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं। इसीलिए अभी वेस्टर्न कंट्रीज में, खासकर यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन में, हम ये देखते हैं कि वहां के लोग प्रेफर करते हैं ऑर्गेनिक फूड प्रेफर करते हैं। ऑर्गेनिक फूड क्या हो गया? जहां पर आपने ये सिंथेटिक चीजें
जैसे फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, इनका इस्तेमाल नहीं किया है अपने अपने क्रॉप प्रोडक्शन में, तो आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग की है, आपने बायो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया, आपने बायो इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया है, बायो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया है, यानी आप जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं ऑर्गेनिक मैटर का इस्तेमाल करके, बायोलॉजिकल मैटर का इस्तेमाल करके, ताकि आपका फूड जो है ज्यादा हेल्दी हो, फाइन, उसमें टॉक्सिसिटी ना हो। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग काफी ज्यादा फेमस है वेस्टर्न वर्ल्ड में, इंडिया में भी हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं, हम पीछे नहीं रहना चाहते, फाइन। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग जब कोई करता है तो उसको सर्टिफिकेशन की जरूरत होगी, उस सर्टिफिकेशन के लिए हमने ये LAC का स्कीम निकाला। अब वही आपका LAC ये क्या है, एक क्विक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है जो पोटेंशियल एरियाज ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग को सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। LAC किसने लॉन्च किया, ये याद रखना, ये लॉन्च किया डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने। ये इस पे सवाल आते हैं, LAC कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, और अंडर इट्स फ्लैगशिप स्कीम यानी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर एक फ्लैगशिप स्कीम, एक बड़ी स्कीम उन्होंने लॉन्च की है, परंपरागत कृषि विकास योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, PPKVY, परंपरागत कृषि विकास योजना। इसी योजना के अंदर आपका LAC आता है, जिसमें आपका PGS इंडिया भी है एज अ प्रोग्राम, फाइन। तो अंडर LAC इन्होंने इस अंडर LAC में क्या करना है, इन्होंने एक विलेज डिजिग्नेट करनी है, और इस विलेज को एक ग्रुप या एक क्लस्टर समझा जाएगा, फिर जो है विलेज वाइज जो है डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड की जाएगी कि इस विलेज में इतनी ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी तो इसको एक सर्टिफिकेशन प्रोवाइड की जाएगी, फाइन। तो विलेज वाइज ये काम होगा। तो इस पर्टिकुलर विलेज में जिसको अब ऑर्गेनिक फार्मिंग सर्टिफिकेट चाहिए LAC से, उसको जो है एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, उस तब जाके ही उसको सर्टिफिकेशन मिल सकती है, और सर्टिफिकेशन 1 साल के लिए होती है। अगर आपको अगले साल के लिए फिर से सर्टिफिकेशन चाहिए, आपको उसको रिन्यू कराना पड़ेगा, फाइन। और रिन्यू करने के लिए फिर उसमें फिर से पीयर अप्राइजल्स होंगे, तो आपको जो है फिर से उसमें इंस्पेक्शन हो सकता है। तो आपको LAC समझ आ गया, LAC क्या है, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है। दूसरा ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है FAO, उसने ऑर्गेनिक फार्मिंग को ये किया है, डिफाइन किया है, काफी कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन है, बट आपको सिंपली ये समझना है, ऑर्गेनिक फार्मिंग सिंपली इस तरीके की फार्मिंग है जहां पर हम एक्सक्लूड करते हैं सिंथेटिक ऑफ फार्म इनपुट्स को, यानी जो फार्म से बाहर इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में जो फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और ये सारी चीजें बनते हैं, ये सिंथेटिक तरीके से बनते हैं, इन चीजों का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं, इसको हम एक्सक्लूड करते हैं। ये ऑफ फार्म इनपुट्स है, यानी फार्म से बाहर बनाई जाती है फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज में, हम जो है ऑन फार्म इनपुट से ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, जिसमें हम बायोलॉजिकल मैन्योर, बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर्स एंड बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करके बायोलॉजिकल एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, सॉइल में एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, सॉइल की हेल्थ इंप्रूव करते हैं, बायोडाइवर्सिटी इंप्रूव करते हैं, जिसकी वजह से आपके हायर यील्ड भी मिलता है और अच्छा हेल्दी फूड भी बनता है, फाइन। Organic products are grown under a system of agriculture without the use of chemical fertilizers and pesticides. Fine. तो ये हो गया आपका, ये आप स्किप कर सकते हो, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू। बेनिफिट्स क्या है इसके, पहले देखेंगे हम इंडिया का स्टेटस क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में इंडिया कहां पर है, एंड दिस इज द टेबल जहां से MCQ आ सकते हैं। तो इंडिया का स्टेटस क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, सबसे पहली आपको ये लाइन याद रखनी है, इंडिया की रैंक क्या है। तो वर्ल्ड ऑर्गेनिक एग्रीकल्चरल लैंड एक रैंकिंग प्रोवाइड करता है पूरी दुनिया में कि कहां कहां पर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर हो रहा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है, और उन्होंने इंडिया को 8th रैंक दी है। क्या रैंक दी है, 8th रैंक दी है कि इंडिया 8वें नंबर पे है जहां पर ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है। और उन्होंने ही इंडिया को फर्स्ट रैंक दी है, किस बेसिस पे, कि सबसे ज्यादा लोग कहां पर इन्वॉल्व है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। अब आपको पता है इंडिया में इतनी ज्यादा आबादी है, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन में एक मेजॉरिटी, एक बहुत बड़ा चंक जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी काम कर रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ऑर्गेनिक फूड इंडिया में सबसे ज्यादा है पूरी दुनिया में, ठीक है। तो कितने ज्यादा इंडिया में, इतने ज्यादा लोग काम करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में जितनी पूरी दुनिया में कोई नहीं करता, फाइन, एज पर 2020 डेटा। और इंडिया में जो है 2.75 मिलियन टन्स जो है
उसकी इतनी ज्यादा ऑर्गेनिक फूड की प्रोडक्शन होती है। 2.75 मिलियन टन्स 2020 का डेटा है ये। और इसमें हमने शुगर केन, ऑयल सीड्स, सीरियल्स, मिलेट्स, कॉटन, इन सारे फूड प्रोडक्ट्स को हमने ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस किया है। और आपको रिसेंटली ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन में आता है कि क्या रिसेंटली इंडिया का ऑर्गेनिक फूड का एक्सपोर्ट बढ़ा है या घटा है। तो आपको याद रखना है कि 2021 में जब आपका ये कोविड वाला साल भी था, उसके बावजूद इंडिया का जो ऑर्गेनिक फूड एक्सपोर्ट है वो बढ़ गया है बाय 51%। ठीक है, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ दिस यू कैन एक्सपेक्ट, ये आईएएस में भी सवाल आ सकता है इस साल। उसके बाद कौन सी ऐसी स्टेट्स है जहां पर ऑर्गेनिक फूड सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, ऑर्गेनिक फूड सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश टॉप पर है, फाइन, फॉलोड बाय महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। और एक ही ऐसी स्टेट है पूरे इंडिया में, सिक्किम, जिसने अपने आप को फुल्ली ऑर्गेनिक बनाया है, 2016 में, फाइन। तो ये थे कुछ फैक्ट्स आपके लिए जहां से सवाल आ सकता है। तो क्या क्या फैक्ट, इंडिया को 8th रैंक दी गई वर्ल्ड ऑर्गेनिक एग्रीकल्चरल लैंड में, और इंडिया को फर्स्ट रैंक दी गई किस बेसिस पे कि इतने ज्यादा लोग इंडिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। 2020 का डेटा, इंडिया में कितने मिलियन टन्स, 2.7 मिलियन टन्स प्रोड्यूस किए गए हैं, जिसमें शुगर केन, ऑयल सीड, सीरियल, मिलेट्स एंड कॉटन वगैरह इस्तेमाल हुआ है। और इंडिया ने रिसेंटली अपना एक्सपोर्ट भी बढ़ाया है बाय 51% 2021 में। और इंडिया में सबसे टॉप पर ऑर्गेनिक फार्मिंग में कौन है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। और सिक्किम इज द ओनली स्टेट इन इंडिया or the first state in India which has become फुल्ली ऑर्गेनिक। बेनिफिट्स क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग के, हेल्दी फूड आपको मिलेगा, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा। इसमें इकोलॉजिकल बेनिफिट्स भी है, सॉइल क्वालिटी इंप्रूव होगी, पोल्यूशन भी नहीं होगा बिकॉज आप सिंथेटिक चीजें इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लो इंसिडेंस ऑफ पेस्ट भी नहीं होंगे बिकॉज आप इसमें ऑर्गेनिक मैटर का ही इस्तेमाल करेंगे जो आपके सॉइल में ही होता है। एफिशिएंट, इससे आपको कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी होंगे क्योंकि आपको अब फर्टिलाइजर, सिंथेटिक फर्टिलाइजर पर फार्मर्स का जितना खर्चा होता था उतना अब नहीं होगा। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, इको टूरिज्म भी बढ़ेगा इसकी वजह से, फाइन। अब यहाँ पर कौन कौन से गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है जिसने अभी तक यहाँ पर हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने की कोशिश की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम आपको सवाल आएगा विद रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव विद रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनिक फार्मिंग, फाइन। तो आपको नीचे अलग अलग गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स दिए होंगे, आपको बोलना है इनमें से कौन कौन सा इनिशिएटिव ऑर्गेनिक फार्मिंग पर है। तो पहला क्या है, परंपरागत कृषि विकास योजना, ऑलरेडी हमने देखा। दूसरा क्या है, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए बनाया गया। दूसरा है मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, ये प्रिसाइसली नॉर्थ ईस्ट के लिए है, इसको हम MOVCD भी कहते हैं। ये क्या है, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, MOVCD। ये भी एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। क्या है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। दो चीजें होती है, एक हो गया सेंट्रल सेक्टर स्कीम, दूसरा हो गया सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ठीक है, इसमें फर्क क्या है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऐसी स्कीम होती है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट 100% फंडिंग करती है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऐसी होती है जिसमें सेंटर और स्टेट मिलकर फंडिंग करती है। सॉइल हेल्थ कार्ड भी बनाया गया। सॉइल हेल्थ कार्ड में हम सॉइल का जो है कितनी न्यूट्रिएंट्स उसमें है उसका एक पूरा कार्ड बनाया जाता है, एक पूरी रिपोर्ट बनाई जाती है, सॉइल हेल्थ कार्ड, जिसमें हमें टेस्टिंग हम करते हैं सॉइल की, इसमें कितने न्यूट्रिएंट्स की कमी है, उस हिसाब से आप फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, फाइन। तो ये आपको जरूरत है, इसमें इस सॉइल हेल्थ कार्ड की मदद से हमने अपनी प्रोडक्टिविटी 5 to 6% बढ़ाई है। ऐसे हमने एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी 2018 भी लेकर आए हम, जिसने जो है प्रमोशन किया है और ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को। और जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग भी हम लेकर आए। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ये क्या है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग हो गया केमिकल फ्री एग्रीकल्चर। और केमिकल फ्री एग्रीकल्चर तो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी कर रहे हैं, तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में क्या फर्क है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग एक ऐसी केमिकल फ्री फार्मिंग है जहां पर हम ट्रेडिशनल इंडियन प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे पूर्वज जैसे एग्रीकल्चर करते थे जब ये फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड का नहीं था। तो उन ट्रेडिशनल इंडियन प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करके हम आज जब फार्मिंग करेंगे, उस फार्मिंग को हम जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग कहते हैं, ZBNF। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। उसके बाद जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग भी हो गया। उसके बाद हम देखते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये दो, फाइन। तो इंडिया में जो हमारा जो सर्टिफिकेशन का प्रोसेस है,
जो ऑर्गेनिक फूड जब प्रोड्यूस होगा उसको कौन सर्टिफाई करेगा। तो ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक फार्मिंग में दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं इंडिया में, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है। फाइन, तो हमारे दो यहाँ पर सिस्टम है, जो सिस्टम कुछ तो एक्सपेंसिव सिस्टम है, कुछ बड़े लॉन्ग एंड हेक्टिक प्रोसेसेस जिनके हैं, तो हम उन्हीं दोनों सिस्टम्स को पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग के रिलेटेड इंडिया में कौन कौन से है, सर्टिफिकेशन के रिलेटेड। एक है आपका एनपीओपी, दूसरा आपका पीजीएस इंडिया। ठीक है, ये याद रखना, एनपीओपी और पीजीएस इंडिया। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। अब देखिए, ये तो इससे भी ज़रा बकवास है। एनपीओपी हेयर एंड पीजीएस इंडिया, ये दो सिस्टम्स है हमारे पास। दीज आर द टू सिस्टम्स फॉर सर्टिफिकेशन। ठीक है, लेट्स सी एनपीओपी। पहले एनपीओपी देखते हैं। एनपीओपी अडॉप्ट किया गया। एनपीओपी क्या है? नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, एनपीओपी। एनपीओपी फाइन, अडॉप्ट कब किया? 2001 में। किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और ओरिजिनली किसके लिए था? एक्सपोर्ट के लिए था। ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट। 2001 में शुरू हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है, ओरिजिनली किसके लिए था? एक्सपोर्ट्स के लिए था। फिर हमने इसको इंडिया की ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी इंक्लूड कर दिया। अंडर दिस प्रोग्राम हम क्या करते हैं? हमने थर्ड पार्टी सर्टिफायर्स बनाए होते हैं। 28 थर्ड पार्टी सर्टिफायर्स है, जो क्या करेंगे? सर्टिफिकेशन करेंगे। जो क्या करेंगे? स्टडी करेंगे एक पर्टिकुलर फार्म की, कि क्या सच में वहां पर केमिकल्स का इस्तेमाल तो नहीं हो रहा, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, हॉर्मोन्स, पेस्टिसाइड, क्या इन सब चीजों का इस्तेमाल तो नहीं हो रहा। तो ये 28 थर्ड पार्टी सर्टिफायर्स होंगे, जो आकर जमीन का इंस्पेक्शन करेंगे और बताएंगे कि क्या ये फार्म सच में इफ इट इज फ्री फ्रॉम फर्टिलाइजर्स और दीज केमिकल्स। फाइन, तो ये थर्ड पार्टी सर्टिफाइज करेंगे एनपीओपी के अंदर। इन केस ऑफ प्रोसेस्ड फूड, अब अगर प्रोसेस्ड फूड है, यानी आपने फूड दिया और उसको प्रोसेस करवाया और उसकी पैकेजिंग वैकेजिंग करके वो प्रोसेस्ड फूड है आपका। फाइन, प्रोसेस्ड फूड की भी सर्टिफिकेशन होती है। कैसे सर्टिफिकेशन होगी? प्रोसेस्ड फूड जो होगा आपका, एक तो आपको देखना है कि आपने वो फूड, जो प्रोसेस्ड फूड है, आपने वो फूड पहले एनपीओपी फार्म से लेना, सर्टिफाइड फार्म से लेना है। यानी जब आपके पास एक फार्म है, जिस फार्म ने ऑर्गेनिक फार्मिंग की है, तो एनपीओपी आकर उसको सर्टिफाई करेगा। अब जब ये सर्टिफाई हो गया, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा एनपीओपी सर्टिफाइड फार्म। फिर आपका अगर कोई इंडस्ट्री वाला, फैक्ट्री वाला है, वो प्रोसेस्ड फूड बेचता है। क्या बेचता है? प्रोसेस्ड फूड बेचता है। अब प्रोसेस्ड फूड वाले के पास जो ये फूड है, उसको पहले देखना है कि क्या इसने ये फूड एनपीओपी सर्टिफाइड फार्म से खरीदा है। तो पहला क्राइटेरिया पूरा हो गया। अगर इसने एनपीओपी सर्टिफाइड फार्म से खरीदा है, तो पहली कंडीशन पूरी होगी। दूसरा, क्या ये प्रोसेसिंग यूनिट जो है, प्रोसेसिंग सेंटर जो है, क्या ये खुद एनपीओपी सर्टिफाइड है? क्या ये खुद एनपीओपी सर्टिफाइड है? तो प्रोसेस्ड फूड में आपको दो चीजें देखनी है। एक, जहां से फूड लिया है, क्या वो एनपीओपी सर्टिफाइड फार्म था? और जहां प्रोसेसिंग हो रही है, क्या वो एनपीओपी सर्टिफाइड प्रोसेसर है? तो ये दो चीजें आपको देखनी है प्रोसेस्ड फूड में। फाइन, उसके बाद जैसे ही आपका फूड सर्टिफाई हो गया, चाहे वो एनपीओपी फार्म का फूड हो, एनपीओपी प्रोसेसर सेंटर्स का फूड हो, इसको फिर हम एक लोगो देंगे, इंडियन ऑर्गेनिक लोगो जिसको हम कहते हैं। और इस इंडियन ऑर्गेनिक लोगो को यूरोपियन कमीशन, अमेरिकाज यूएसडीए, स्विट्जरलैंड, ये सारी कंट्रीज इसको एक्सेप्ट करती है। फाइन, ये सारी कंट्रीज इसको रिकॉग्नाइज करती है। यानी जब इंडियन ऑर्गेनिक लोगो पड़ेगा इस फूड के पैकेज पे, इस फूड के पैकिंग पे जब पड़ेगा, इस पे लिखा होगा इंडियन ऑर्गेनिक लोगो, ये सर्टिफाइड फूड है, तब जाकर ये बाहर की कंट्रीज में बेचा जा सकता है एज एन ऑर्गेनिक फूड। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या है? प्रॉब्लम यह है कि थर्ड पार्टी सर्टिफायर्स काफी एक्सपेंसिव होते हैं। प्रॉब्लम यह है कि क्योंकि ये ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो ये सबसे बड़ी कंपनीज ही इसको अफोर्ड कर सकती है, तो मेजॉरिटी जो छोटे छोटे फार्मर्स है वो ये नहीं कर सकते। तो आपका अभी भी सर्टिफिकेशन नहीं हो रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। दूसरा है आपका प्रोसेस ऑफ पीजीएस इंडिया। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं पीजीएस इंडिया। पीजीएस इंडिया क्या है? इट ऑपरेट्स आउटसाइड द फ्रेमवर्क ऑफ थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन। इसमें थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। पीजीएस क्या है? पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम। यानी इसमें कुछ पार्टिसिपेशन हो रही है। किन की पार्टिसिपेशन हो रही है? फार्मर्स की खुद। तो हम क्या करते हैं पीजीएस इंडिया में, 4-5 फार्मर्स लिए, उनको ट्रेन किया ऑर्गेनिक फार्मिंग में, और उनको कहा कि अब आप ये ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसमें हमने आपको ट्रेन किया है किसी गवर्नमेंट स्कीम के तहत, अब आप ये फार्मिंग शुरू करो। और आपस में ही खुद को देखना है कि कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग से बाहर कोई केमिकल फर्टिलाइजर तो इस्तेमाल नहीं कर रहा। तो इसमें हर जगह पर जहां पर फार्मिंग हो रही है, वहां पर रीजनल काउंसिल भी होगा एक।
रीजनल काउंसिल की मदद से ये 4-5 ग्रोवर्स जो है, ऑर्गेनिक फार्मर्स जो है, ये आपस में ही एक दूसरे को इंस्पेक्ट करेंगे कि क्या सब कुछ ऑर्गेनिक फार्मिंग के गाइडलाइंस के हिसाब से हो रहा है या कोई उसको वायलेट भी कर रहा है। जो वायलेट करेगा वो ग्रुप से बाहर चला जाएगा, ठीक है। ऐसे रीजनल काउंसिल्स हमने इंडिया में 5,560 रीजनल काउंसिल्स बनाए हैं जो ये इंस्पेक्शन करने में मदद करते हैं। अब ये पीजीएस इंडिया जो है, ये हमने अब यहां से जब फूड निकलेगा बाहर, अब पीजीएस ग्रुप्स जो इंडिया में हमने बनाए हैं, ये 5-6 ग्रोवर्स का एक ग्रुप बन गया, ऐसे ही दूसरी जगह पर एक और ग्रुप बन गया, तीसरी जगह पर एक और ग्रुप बना, इनको हम पीजीएस ग्रुप कहते हैं, पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम ग्रुप, पीजीएस ग्रुप। अब ये पीजीएस ग्रुप इंडिया में कितने हैं? 6,600 से भी ज्यादा पीजीएस ग्रुप्स है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, जिसमें 2 लाख से भी ज्यादा फार्मर्स ने पार्टिसिपेट किया है। तो आपस में ही इंस्पेक्शन होगा, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन नहीं होगा। अब ये हमारा जो पीजीएस फूड अब यहां से निकलेगा, ये भी ऑर्गेनिक फूड होगा, लेकिन इस ऑर्गेनिक फूड को हम कितनी कंट्रीज रिकॉग्नाइज करेंगी? 38 कंट्रीज रिकॉग्नाइज कर रही है। और ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ठीक है। अब इसमें कौन से फार्मर्स होंगे? ये बड़े बिग कंपनीज वाले नहीं, बल्कि आपके छोटे छोटे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, स्मॉल फार्मर्स जिनके पास 2 से 5 हेक्टेयर का जमीन होगा, उन्हीं को हम लेकर ये पीजीएस सिस्टम शुरू करेंगे। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि 38 कंट्रीज ने तो इसको रिकॉग्नाइज किया है, पर वो कंट्रीज जहां पर सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक फूड इस्तेमाल होता है, उन कंट्रीज ने अभी तक पीजीएस सिस्टम को, इंडिया के पीजीएस सिस्टम को रिकॉग्नाइज नहीं किया है। वो रिकॉग्नाइज किसको करते हैं? वो ऊपर वाले एनपीओपी को रिकॉग्नाइज करते हैं, क्योंकि उसमें थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन हुआ है। यहां पर क्योंकि थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन नहीं हुआ है, इसलिए वो इसको रिकॉग्नाइज नहीं करते। तो पीजीएस इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन यूनियन, जिसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है। हमारे पीजीएस प्रोडक्ट्स की डिमांड वहां पर नहीं है, ठीक है। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ पीजीएस इंडिया एंड एनपीओपी। प्रॉब्लम्स क्या है? कवरेज कम है, रिलक्टेंस ऑफ द फार्मर्स, क्योंकि ये कॉस्टली सिस्टम है, डिस्पैरिटी इन सप्लाई एंड डिमांड, क्योंकि डिमांड अर्बन एरियाज में है, सप्लाई एग्रीकल्चर में है, तो इसमें डिस्पैरिटी होगी एग्रीकल्चर रूरल एरिया से अर्बन एरिया में। उसके बाद कंफ्यूज सर्टिफिकेशन फ्रेमवर्क, क्योंकि इसमें एनपीओपी का अलग सिस्टम है, फिर पीजीएस का अलग सिस्टम है, तो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है फार्मर को, वो समझ नहीं पाता। ऑर्गेनिक प्रोड्यूस का काफी हाई प्राइस होता है, और इकोनॉमी हमें कहती है जब प्राइस ज्यादा होगा तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, फाइन। सो ये भी एक प्रॉब्लम है। लैक ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉर बायोमेन्योर्स, जो हमें इसमें बायोमेन्योर्स इस्तेमाल करते हैं, बायो फर्टिलाइजर, बायोमेन्योर, तो वो भी काफी कॉस्टली होते हैं, तो उसकी वजह से हमारा एक तो कॉस्ट भी बढ़ जाता है, दूसरा उनकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती, तो इसमें क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो वे फॉरवर्ड क्या है? कंक्लूजन ये है कि हमें जो है अवेयरनेस बनानी चाहिए फार्मर्स की, जैसे हम स्वच्छ भारत करते हैं वैसे ही स्वच्छ फूड भी की भी अवेयरनेस करनी चाहिए, जिससे ऑर्गेनिक फूड को आगे बहुत ज्यादा पुश मिलेगा, फाइन। सो दिस वाज योर ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ड्रॉट्स इन इंडिया, ठीक है। तो ड्रॉट्स इन इंडिया इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा। अब ये न्यूज में क्यों था ड्रॉट्स? ड्रॉट इसलिए न्यूज में था बिकॉज एक रिपोर्ट आई है यूनाइटेड नेशन से। तो यूनाइटेड नेशन का एक ऑफिस है, ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, UNDRR। तो ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन जो यूनाइटेड नेशन का ऑफिस है, उसमें एक वहां पर उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की, द ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, कि जो डिजास्टर से जो रिस्क है हमारा, उस रिस्क को कैसे रिड्यूस किया जाए, इस पर एक ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट आई, और रिपोर्ट 2021 में यानी इसी साल आई, फाइन। अब इसमें उन्होंने ये कहा कि हमारे पास जो भी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन मैकेनिज्म है, वो हमें मैकेनिज्म कैसे फुलफिल करना है, ताकि हम सिंदाई फ्रेमवर्क को अचीव कर सके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर सके, ठीक है। तो सिंदाई फ्रेमवर्क क्या है? सिंदाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ये है कि 2015 से 2030 तक, यानी इन 15 सालों में हमें जो है डिजास्टर रिस्क को रिड्यूस करना है, जो उससे लॉस ऑफ लाइफ होता है, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी होती है, लॉस ऑफ फिजिकल, सोशल, कल्चरल एंड एनवायरमेंटल लॉस होता है, उन सारे लॉसेस को हमें कम करने के लिए हमने ये सेंडाई फ्रेमवर्क बनाया था, फाइन। तो सेंडाई फ्रेमवर्क क्वेश्चन में आएगा, किसके रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू डिजास्टर रिस्क रिडक्शन फॉर द ईयर 2015 टू 2030, फाइन। अब ड्रॉट किसको हम कहते हैं?
तो ये ड्रॉट किसको हम कहते हैं? ड्रॉट जो है वो असल में उसकी कोई भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल डेफिनेशन नहीं है हमारे पास, ठीक है। इसमें डेफिनेशन चेंज होती है कि कुछ कहते हैं ड्रॉट प्रेसिपिटेशन अगर कम होगी तो वो ड्रॉट होगा, कुछ कहते हैं नहीं अगर आप ज़्यादा वेस्ट करेंगे पानी के रिसोर्सेज को वो ड्रॉट होगा। तो ड्रॉट की यूनिवर्सली कोई भी एक्सेप्टेबल डेफिनेशन नहीं है, बिकॉज ड्रॉट को डिफाइन करना मुश्किल है, साथ में ये भी ड्रॉट को टारगेट करना या ड्रॉट को जो है उसको प्रिडिक्ट करना भी काफ़ी मुश्किल है, बिकॉज आप कभी भी नहीं बोल सकते कि यहाँ से ड्रॉट शुरू होगा, यहाँ तक ड्रॉट चलेगा। अगर तूफान आया तो आप बोल सकते हैं कि विंड्स आ रही है, तूफान यहाँ से यहाँ तक हो सकता है, लेकिन ड्रॉट का कभी भी हम ना ही आना ना ही जाना कुछ भी नहीं बोल सकते। फाइन। तो आपका इंडिया में ड्रॉट जो है वो इट इज को टर्मिनस विद मूनसून। अगर मूनसून नहीं आया इंडिया में ड्रॉट कंडीशंस बढ़ जाती है। फाइन। सो ये हो गया आपका ड्रॉट का कुछ बेसिक्स। उसके बाद इस पर्टिकुलर रिपोर्ट ने इंडिया के रिलेटेड क्या कहा, इसमें उन्होंने कहा कि अ ड्रॉट ईयर, इंडिया जो है ड्रॉट को डिफाइन नहीं करता है, बिकॉज फिर उसमें वही डिबेट शुरू हो जाएगा, कुछ कहेंगे नहीं ये ड्रॉट नहीं है वो ड्रॉट है, तो इंडिया ड्रॉट को डिफाइन नहीं करता। लेकिन इंडिया का जो इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उन्होंने कुछ डेफिनेशंस दी है ड्रॉट ईयर की, यानी हम कौन से साल को ड्रॉट ईयर कंसिडर करते हैं, यानी ये कहत वाला साल है, ड्रॉट ईयर वाला साल है। तो ड्रॉट ईयर हम किसको कंसिडर करते हैं, जहां पर आपके लॉन्ग पीरियड एवरेज को, यानी जो आपका फूड प्रोडक्शन है उसमें आप जो आपका पानी जो आपका प्रेसिपिटेशन है उसमें लगभग जो एवरेज प्रेसिपिटेशन है उसमें 10% की कमी हो गई होगी, यानी जो रेनफॉल आता है उसमें 10% की कमी है। और अगर 20% की से ज्यादा एरिया इसके अंडर आता है तो हम कहेंगे कि वो ड्रॉट कंडीशंस के अंडर है। फाइन। सो इसमें इंडिया को ऑल इंडिया ड्रॉट ईयर या ऑल इंडिया सिवियर ड्रॉट ईयर आईएमडीपी के कुछ टर्म्स है जिसमें इंडिया वो जो है ड्रॉट को डिफाइन करता है, ड्रॉट ईयर और लार्ज डेफिशिएंट ईयर को इंक्लूड करता है अपनी डेफिनेशंस में। हालांकि यहाँ से आपको कोई भी सवाल नहीं आएगा, बट इट वाज जस्ट फॉर निव्स। व्हाट इज ड्रॉट? ड्रॉट इज लैक ऑफ प्रेसिपिटेशन, ठीक है। जब आपको रेन, बारिश नहीं मिलेगी, स्नो स्लीट नहीं मिलेगा फॉर अ प्रोटेक्टेड यानी लंबे समय तक, तो हम उसको कहते हैं कि ड्रॉट शुरू हो चुका है। फाइन। अब ड्रॉट जो है, ड्रॉट के 3 क्लासिफिकेशंस है, तो आपको बस ये याद रखना है इस पूरे चैप्टर में। पहला है मीटियोरोलॉजिकल ड्रॉट, दूसरा हो गया हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट, तीसरा हो गया एग्रीकल्चरल ड्रॉट। मीटियोरोलॉजिकल ड्रॉट क्या हो गया? मीटियोरोलॉजिकल ड्रॉट हो गया कि आपके पास अगर एक एरिया है, इस एरिया में जो लॉन्ग टर्म एवरेज वैल्यू है प्रेसिपिटेशन का, रेनफॉल का जो एवरेज वैल्यू है लॉन्ग टर्म के लिए, उस रेनफॉल में 25% की गिरावट आई है, यानी 25% रेनफॉल कम आया है एक लंबे समय तक, ठीक है, तो हम कहेंगे ये मीटियोरोलॉजिकल ड्रॉट है। फाइन। अब इसमें आपका अलग अलग सिविरिटी है, यानी इसमें आपका अगर 25% से ज्यादा 50% तक अगर कमी आई है बारिश में, तो हम इसको कहेंगे ये जो है आपका मॉडरेट ड्रॉट है। क्या बोलेंगे? ये मॉडरेट ड्रॉट है। और अगर 50% से ज्यादा कमी हुई है तो हम कहेंगे ये सिवियर ड्रॉट है। क्या कहेंगे? ये सिवियर ड्रॉट है। तो मीटियोरोलॉजिकल ड्रॉट में आपका नॉर्मल ड्रॉट हो गया, 25% से कम अगर रेनफॉल कम हुआ है, 25 से 50% तक अगर रेनफॉल कम हुआ तो आपका हो गया वो मॉडरेट ड्रॉट, और 50% से ज्यादा अगर रेनफॉल कम हुआ तो वो हो गया सिवियर ड्रॉट। हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट क्या है? हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट हो गया सिंपली जब आपने वाटर को काफी ज्यादा इस्तेमाल किया, सरफेस वाटर को, सब सरफेस ग्राउंड वाटर को आपने इतना ज्यादा इस्तेमाल किया, इतना ज्यादा यूज किया कि उसमें कमी आ चुकी है। फाइन। अब उसकी कमी की वजह से एक हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट क्रिएट हो सकता है। फाइन। दूसरा हो गया आपका एग्रीकल्चरल ड्रॉट, यानी हमारे क्रॉप ग्रोइंग सीजन में हमें जो है बारिश उतनी नहीं मिलेगी जब हमें क्रॉप्स को मॉइस्चर की जरूरत होती है। सो दैट इज योर एग्रीकल्चरल ड्रॉट। तो ये 3 ड्रॉट्स है। तो ड्रॉट इंडिया में कितने आते हैं? 60% ऑफ इंडिया जो है इट इज वल्नरेबल टू ड्रॉट, यानी जो 68% इंडिया का इज वल्नरेबल टू ड्रॉट। उसमें इंडिया में 33% ऐसा एरिया है विच इज क्रॉनिकली ड्रॉट प्रोन एरिया, जहां पर 750 मिलीमीटर से भी कम रेनफॉल आ सकता है। उसके बाद है आपका 33% तो आपका क्रॉनिकली ड्रॉट प्रोन एरिया है, 35% आपका ड्रॉट प्रोन एरिया है, और ये हो गया आपके दो, जिसमें 750 से 1125 mm तक रेनफॉल हो सकता है। उसके बाद मेजर ड्रॉट ईयर्स इंडिया में कौन कौन से? 1877, 99, 1918, 1972, 1987 और 2002 रिसेंटली। नीति आयोग ने रिसेंटली एक इंडेक्स में कहा कि हर साल 2 लाख लोग
मरते हैं ड्रॉट इनएडिक्वेट वाटर और सैनिटेशन की वजह से इंडिया में। फाइन। और इसकी वजह से ये भी उन्होंने कहा कि 2050 तक इट विल कॉस्ट अस 6% ऑफ आवर जीडीपी, यानी हमें ड्रॉट की वजह से जो नुकसान होगा 2050 तक वो 6% ऑफ जीडीपी तक पहुंच सकता है। तो फ्लैश ड्रॉट किसको कहते हैं? फ्लैश ड्रॉट हो गया जब अचानक से सिवियर ड्रॉट आ जाएगा, जो तेजी से बारिश एकदम से कम हो जाती है। आमतौर पर जो कन्वेंशनल ड्रॉट होता है ना, वो कन्वेंशनल ड्रॉट कुछ यूं होता है कि धीरे 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 मंथ्स लग जाते हैं ड्रॉट की कंडीशंस को आने में। लेकिन फ्लैश ड्रॉट हो गया, जैसे फ्लैश फ्लड होते हैं वैसे ही फ्लैश ड्रॉट भी होता है कि जो तेजी से डेवलप हो जाता है। ठीक है, ये क्यों डेवलप होता है? क्योंकि हाई टेम्परेचर पे हाई इवेपोरेशन होती है, हाई ट्रांसपिरेशन होती है, हाई इवेपो ट्रांसपायरेशन की रेट्स होती है विद एबनॉर्मली हाई टेम्परेचर्स, जिसकी वजह से पानी बारिश जो है वो 15-20 दिन तक आती ही नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फ्लैश ड्रॉट, तो जो तेजी से डेवलप होता है। फाइन। इंडिया में एक्सट्रीम ड्रॉट एरियाज कौन है जहां पर एक्सट्रीम ड्रॉट कंडीशंस हो सकती है? आपका मोस्ट ऑफ राजस्थान, अरावली हिल्स, मरुस्थली, कच्छ रीजन्स ऑफ गुजरात वगैरह। सिवियर ड्रॉट कहां पर है? ईस्टर्न राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र के एरियाज में, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका प्लेट्यू में, तमिलनाडु में, झारखंड और ओडिशा के कुछ एरियाज में। मॉडरेट ड्रॉट कंडीशंस कहां पर है? नॉर्दर्न राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एक्सेप्ट कोंकण, एंड झारखंड एंड कोयम्बटूर प्लेट्यू इन तमिलनाडु। तो कॉजेज क्या है इंडिया में? सीजनल वेरिएशन, क्योंकि इंडिया में मेजॉरिटी रेनफॉल मानसून के टाइम ही आता है। 73% जो साउथ वेस्ट मानसून आता है इंडिया में, तो उसमें अगर हल्की सी भी वेरिएशन आ गई, ड्रॉट कंडीशन इंडिया में डेवलप हो सकती है। हम ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं अपने वाटर का, वाटर हार्वेस्टिंग हमारे पास सिस्टम्स भी नहीं है, तो उसकी वजह से हमारा जो है हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट कंडीशंस बहुत ज़्यादा इंडिया में आते हैं। लिमिटेड इरिगेशन भी है, क्योंकि ड्रॉट की वजह से जब इरिगेशन, हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटीज ही नहीं है, तो ड्रॉट हो गया तो फूड प्रोडक्शन गिर जाती है, जिसकी वजह से लोगों की कमाल की डेथ हो जाती है। तो दिस इज योर ड्रॉट इन इंडिया। इतना ही हम इस लेक्चर में करेंगे, इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप 50% भी मेरे लेक्चर का याद रख पाए, इफ़ यू वर एबल टू जस्ट रिमेंबर ओनली 50% ऑफ व्हाट आई टीच, यू विल इंशाल्लाह बी एबल टू सॉल्व मैक्सिमम क्वेश्चंस। ठीक है, सो अभी हम जो है अगले लेक्चर में कुछ और टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर ये सब काफ़ी ज़्यादा है, तो हाउ डू वी रिमेंबर इट, याद कैसे रखना है? याद रखने का एक वन एंड ओनली सोल्यूशन है, और ये है या तो लेक्चर बार बार सुनो, 3-4 बार मेरा लेक्चर सुनते जाओ और आपको दिमाग में वो बैठ जाएगा, या तो 3-4 बार ये न्यूज़ खुद से पढ़ो। फाइन, जस्ट रीड इट योरसेल्फ। याद नहीं करना, डोंट क्रैम इट बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू रिमेंबर इट। बस या पढ़ना है, 3-4 बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। इसकी वजह से आपको ये याद तो नहीं रहेगा, लेकिन जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, यू विल बी एबल टू एलिमिनेट अदर ऑप्शंस। आपको तब याद पड़ जाएगा और आप एलिमिनेशन से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, वरना इतनी ज्यादा फैक्चुअल नॉलेज या इतने ज्यादा कॉन्सेप्ट्स याद रखना, इट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल, बट इट इज ओनली possible to eliminate the other options so that you get to the right option. Thank you so much. God bless you. Bye bye.